नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है किराड़ू क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आजकल पिछले 2-3 दिन से हमारे इंद्र देवता बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, तो थोड़ा आप बारिश के मौसम में सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक प्रस्तावना की। प्रियम्बल, जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, ये हमारे संविधान का क्या है, दर्शन है। हमारे संविधान निर्माण की क्या है, सोच और आदर्श हमारे प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, इसके साथ ही दो प्रकार की समता बताई गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। दो प्रकार की बंधुता बताई गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या किया जाता है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया जाता है। हम बात करते हैं प्रस्तावना की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या एक तो हमारे ध्यान रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या, समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात की जाती है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कौन सी तारीख है वो, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को क्या किया जाता है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है क्या कि हमारा जो संविधान है उसमें हमें क्या कहा बताया गया है, प्रस्तावना में बताया गया है कि जो हमारा क्या है, भारत है, वो क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य से पहले में यह बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे संविधान है उसमें क्या है, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, एक प्रभुत्व संपन्न। कि हमारे भारत में जनता को क्या बताया गया है, संविधान में सर्वोपरि बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या बनाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे प्रस्तावना में क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए में कहा गया है। कि हमारे संविधान का जो स्वरूप दिखाई देता है वो में एक तो समाजवादी दिखाई देता है, एक प्रभुत्व संपन्न दिखाई देता है, एक लोकतांत्रिक दिखाई देता है और एक गणराज्य दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है सामाजिक,
कौन सा है? सामाजिक। दूसरा आर्थिक। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। कौन सा? तीसरा है राजनीतिक न्याय। हमें प्रस्तावना में, हमारे संविधान में क्या दिया गया है? 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं या कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो हमारे संविधान में हमें कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? हमारे संविधान में हमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। 3 प्रकार का न्याय हमें दिया गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय में यह है कि हम सब क्या है? एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखते हैं। हम क्या है? एक दूसरे से समान है। यहाँ पे सभी लोगों को क्या दिया गया है? समान अवसर दिया गया है। सभी को रोजगार में समान अवसर है। किसी भी जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। आर्थिक न्याय की संविधान की दृष्टि में या देश की दृष्टि में बात करें तो सभी लोगों को क्या किया गया है? संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण किया गया है कि सभी को क्या मिले? यहाँ पर रोजगार मिले, कोई भी भूखा नहीं रहे और सभी को अपनी क्षमता के अनुसार क्या मिले? रोजगार मिले। साथ ही क्या बताया गया है आर्थिक न्याय में कि जो हमारे समाज में अहितकारी केंद्रण होता है वह नहीं होना चाहिए, सभी का हित होना चाहिए। राजनीतिक न्याय में बताया गया है कि राजनीतिक न्याय वह है जिसमें सभी को मतदान करने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ऐसा चुनाव हो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, लालचपन नहीं हो। तो हमें याद रखना है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? 3 प्रकार का न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और हमारे जो भारत का स्वरूप है, भारतीय राज्य का स्वरूप है, वो है सब पंथ। एक तो है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बताए गए हमारे संविधान में। प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। जो भारत की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यह पंक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है। हम भारत के लोग क्या है? ये प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और उसमें में क्या बताया गया है कि भारत क्या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और उसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता की। किसकी स्वतंत्रता बताई गई है? उसमें कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में प्रदान की गई है। इसमें बात करें, पहली स्वतंत्रता है हमारे विचार। किसकी? विचार की। दूसरी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। किसकी? अभिव्यक्ति की। तीसरी स्वतंत्रता है हमारे सामने, वह है विश्वास। चौथी स्वतंत्रता है हमारे पास धर्म। और 5वीं है हमारे पास उपासना। हमारे संविधान द्वारा हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्रम भी याद रखना है हमें। क्या रखना है? इसका क्रम भी याद रखना है। एग्जाम में हमसे इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। क्रम भी पूछा जा सकता है। किसमें? एग्जाम में हमें इसका क्रम भी पूछा जा सकता है कि संविधान के द्वारा प्रस्तावना में जो हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उनका क्रम क्या है। तो उनका क्रम है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं हमें किसकी हमें दी गई है? समता, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं? समानता। ये दी गई है हमें 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की हमें समता या समानता प्रदान की गई है। एक है प्रतिष्ठा। किसकी? प्रतिष्ठा की। दूसरी दी गई है अवसर की। किसकी? अवसर की। हमारे संविधान द्वारा देश के नागरिकों को समता दी गई है, 2 प्रकार की, या समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। इसके बाद बात करें
बंधुता की, बंधुता ये भी कितने प्रकार की दी गई है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। यह पहली आती है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। दूसरी आती है राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता। दूसरी क्या आती है? राष्ट्र की एकता व अखंडता आती है। तो हमें याद रखना है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना है हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि संप्रभु कौन है? जनता है। विधि का जो स्रोत कहाँ कौन है? जनता है। हम भारत के लोग, जो ये पहली प्रस्तावना की पंक्ति है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय, कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद पांच प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। दो प्रकार की समता, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा व अवसर। इसके बाद बंधुता दो प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं? तारीख कौन सी है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। हिंदू महीने की बात करें तो वह है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस दिन क्या किया जाता है? संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया जाता है। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। और प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है, संविधान का दर्शन है और हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच व आदर्श दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श किसमें दिखाई जाती है या बताई गई है? संविधान निर्माताओं की सोच किसमें बताई गई है या दिखाई गई है? तो किसमें दिखाई गई है? संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श किसमें दिखाया गया है? प्रस्तावना में दिखाया गया है, उद्देशिका में दिखाया गया है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? कि हमारा जो हमें क्या गया है, तीन प्रकार का तो न्याय दिया गया है, तीन प्रकार का न्याय दिया गया है, पांच प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, पांच प्रकार की स्वतंत्रता, तीन प्रकार का न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता, दो प्रकार की समता और दो प्रकार की क्या है? बंधुता। दो प्रकार की बंधुता। इसको अपनाने की दिनांक क्या है? इसकी तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या था? इस दिन था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस दिन क्या किया गया? संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, अर्थात इस दिन संविधान को अपनाया गया। और आपको पता है हमने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू किए गए थे। 15 अनुच्छेद लागू किए गए कब? 26 नवंबर 1949 को। और हमने ये भी पढ़ा है कि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब बात करते हैं आगे प्रस्तावना के अंग। प्रस्तावना के अंग, इसकी बात करें तो प्रस्तावनाओं के अंग को हम देख सकते हैं। एक तो इसकी अपनाने की तारीख, अपनाने की दिनांक,
किसको अपनाने की दिनांक? संविधान को। संविधान को अपनाने की दिनांक। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान की प्राधिकारिता। संविधान की प्राधिकारिता का स्रोत, कि वो स्रोत क्या है जिसको अधिकार दिया गया है। तीसरी हम बात करेंगे इसकी भारतीय राज्य का स्वरूप। और चौथी हम बात करेंगे संविधान का उद्देश्य। चौथा हम बात करेंगे प्रस्तावना या संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान को अपनाने की दिनांक, वो क्या है? 26 नवंबर 1949। संविधान को अपनाने की दिनांक क्या है? 26 नवंबर 1949। दूसरी बात करते हैं संविधान की प्राधिकारिता। संविधान की प्राधिकारिता का स्रोत, कि संविधान का जो अधिकार है वो कौन किसको दिया गया है, प्राधिकार किसको दिया गया है, उसका स्रोत है भारतीय जनता। और संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राज्य का स्वरूप, वो क्या है? भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है? प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या है? समाजवादी। तीसरा क्या है? लोकतांत्रिक। और चौथा क्या है? गणराज्य। इसके बाद बात करते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है? वो है न्याय। एक तो न्याय प्रदान करना, दूसरा स्वतंत्रता प्रदान करना, तीसरा समता प्रदान करना, और चौथा है बंधुता को बनाए रखना। ये चार उद्देश्य हैं। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना के अंग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को अपनाने की दिनांक है 26 नवंबर 1949। दूसरा है कि भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है? भारतीय राज्य का स्वरूप है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसका उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है? कि हमें न्याय 3 प्रकार का मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता मिलनी चाहिए 2 प्रकार की, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुता को बनाए रखना है 2 प्रकार की, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को रखना है। इसके अलावा जो हमारे संविधान का प्राधिकार है उसका स्रोत क्या है? कि शक्ति किसमें निहित है? वो जनता में निहित है। संविधान का स्रोत है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। और जो हमारी जनता है वो क्या है? सर्वोपरि है। और जनता में क्या निहित है? संप्रभुता जनता में निहित है। अब हम बात करते हैं आगे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दूसरी हम बात करेंगे क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जिस प्रकार हमारे द्वारा, अर्थात हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। और संसद द्वारा क्या किया जाता है? संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है। उसी प्रकार क्या संसद के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, हम बात करेंगे इस प्रश्न पर कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वाद की। एक वाद आता है 1960 में, कौन सा आता है? बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी वाद। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वाद की जो 1973 में आता है। क्या आता है?
केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 के बेरुवाड़ीवाद। बेरुवाड़ीवाद क्या है? ये एक जगह का नाम है जो पहले कहाँ थी? प्राचीन भारत की बात करें तब पश्चिम बंगाल में थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये रेड क्लिफ लाइन के आधार पर क्या थी? भारत में थी। लेकिन पाकिस्तानियों द्वारा मांग की गई कि ये क्या है, यहाँ पर किसका, मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, तो ये क्या है? पाकिस्तान का भाग है। तो जब ये बेरुवाड़ीवाद कब हुआ? 1960 में बेरुवाड़ीवाद हुआ, विवाद हुआ। तो क्या किया? भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपस में समझौता किया और भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ये बेरुवाड़ीवाद था, जो बेरुवाड़ी जगहों को लेकर विवाद था, उस जगह को पाकिस्तान को दे दिया। तो ये मामला कहाँ पूछा? सुप्रीम कोर्ट में पूछा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस वाद में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा गया? बेरुवाड़ीवाद में। बेरुवाड़ीवाद कब हुआ? 1960 में हुआ और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और ये बेरुवाड़ीवाद के तहत ये बेरुवाड़ी जगह कब दी गई? 90वें संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 90वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात करते हैं हम 1973 के केशवानंद भारतीवाद में। इस वाद में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1973 में एक वाद होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक विवाद होता है। उस विवाद में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो याद रखना 1960 के बेरुवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? लेकिन प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति या अनुच्छेदों की तरह प्रभावी नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। यह कौन? प्रस्तावना न तो संसद को कोई शक्ति प्रदान करती है, यह न तो संसद को कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही यह संसद की शक्ति पर अवरोध लगाती है, कि 1973 के केशवानंद भारतीवाद में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अपने पहले को निर्णय को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 1973 में क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन प्रस्तावना क्या है? अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। जो प्रस्तावना है वह न तो संसद को क्या करती है? कोई शक्ति प्रदान करती है, न ही उसकी शक्ति पर क्या लगाती है? अवरोध लगाती है या पाबंद लगाती है। इसके बाद बात करते हैं आगे
दूसरे क्वेश्चन की, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना में क्या प्रस्तावना में संशोधन क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? दूसरा हमारा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसमें भी हमें कौन सा वाद याद रखना है? 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद याद रखना है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहा कोर्ट ने? कौन सा वाद है यहाँ पे भी वाद चलता है? कौन सा वाद चलता है? केशवानंद केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? सभी पढ़ा ना हमने, संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका, किसका? प्रस्तावना का। इसका प्रस्तावना का, लेकिन इसका प्रस्तावना का मूल, लेकिन इसका प्रस्तावना का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। अर्थात प्रस्तावना प्रस्तावना के मूल ढांचे की प्रधानता बनी रहे। हमारा प्रश्न है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हमने पहले बात की, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। हमने पढ़ा कि 1960 के बेरुवाड़ी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा? ये उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और उसके बाद 1973 में वाद होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसी वाद में क्या माना? 1973 के केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। और जब ये संविधान का भाग है तो इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जब प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रस्तावना का मूल ढांचा है वो बना रहना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की जो मूल भावना है, जो मूल ढांचा है, वो बना रहना चाहिए। प्रस्तावना के मूल ढांचे की प्रधानता बनी रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका, किसका? प्रस्तावना का मूल ढांचा बना रहना चाहिए। अर्थात प्रस्तावना के मूल ढांचे की प्रधानता बनी रहे, उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी के तहत 1976 में 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन
1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा या 1976 में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में या के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए 3 शब्द जोड़े गए 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए कौन कौन से? पहला समाजवादी, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, दूसरा क्या जोड़ा? पंथ निरपेक्षता। और तीसरा जोड़ा अखंडता, तीसरा क्या जोड़ा? अखंडता। 1973 के बाद में क्या कहा गया? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा बना रहना चाहिए, अर्थात मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसी निर्णय के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया? संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द, कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अर्थात क्या जोड़ा है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में 42वें कौन सा संविधान संशोधन होता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े जाते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द जो अभी हमने पढ़े ना प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो 2 शब्द हमने वहां पे पढ़े। इसके बाद पढ़े ना राष्ट्र की एकता व अखंडता, किसमें? बंधुता में पढ़ी। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत जोड़े गए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो उसका आंसर आएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्रस्तावना है वो क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। भारतीय संविधान का दर्शन, या इसको बोल सकते हैं सार है। दूसरा मैं इसको बोल सकता हूं कि भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संविधान में देखे जा सकते हैं। प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का दर्शन या सार है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन या सार है और हमारे संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श किसमें देखे जा सकते हैं? प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श किसमें दे सकते हैं? प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन या सार है और भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं
किसकी? प्रस्तावना की, प्रस्तावना की भारतीय गणराज्य, प्रस्तावना की भारतीय गणराज्य में विशेषताएं, कि भारतीय गणराज्य में प्रस्तावना की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता की हम बात करते हैं इसकी, तो वह है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ये होता है कि कोई भी राष्ट्र क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह किसी भी राष्ट्र या देश के अधीन नहीं है, वह अपने देश के निर्णय लेने में स्वतंत्र है। और भारत 15 अगस्त 1947 तक क्या रहा है? डोमिनियन स्टेट रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक जब संविधान लागू हुआ, तब तक भारत का संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार चल रहा था, जिसमें अधिकांश प्रावधान या जो शासन व्यवस्था चल रही थी, जो संविधान चल रहा था, वह भारतीय शासन अधिनियम 1945 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर, भारत शासन अधिनियम 1935 के दिए गए प्रावधानों के आधार पर चल रहा था। दूसरा, जो भारत की वो क्या थी, संविधान संविधान सभा थी, वही संविधान का कार्य विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। तीसरा, जो भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, वह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल था। भारत संप्रभु पूर्ण रूप से कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत जब गणराज्य बना, संविधान को लागू किया गया, तब संप्रभुता पूरी तरह से बना, तब भारत पूरी तरह से क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी इसकी विशेषता की, वो है इसकी समाजवाद। क्या है? समाजवाद। क्या है? समाजवाद। पहले हमने बात की संप्रभुता की। संप्रभुता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता, अर्थात क्या हो? वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो पूरी तरह से। कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वो क्या है? संप्रभुता है। दूसरा हम बात करते हैं इसकी समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद है कि यहाँ पर भारत देश में निवास करने वाले लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वेशभूषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी को सामाजिक न्याय में आ जाएगा। हम बात करते हैं समाजवाद की, तो यह है, साथ में समाजवाद का मतलब है कि भारत में क्या गया है? समाजवाद को अपनाया गया है। यहाँ पे साम्यवाद नहीं है। यहाँ पर जो भी परिवर्तन होते हैं, वह हिंसक गतिविधियों के आधार पर न होकर लोकतांत्रिक गतिविधियों के आधार पर होते हैं। हमारे यहाँ पर संसाधनों का जो केंद्रीकरण है, वह अहितकारी केंद्रीकरण नहीं किया गया है। यहाँ पर न्यायपूर्ण वितरण किया गया है। यहाँ पे अधिकतम लोगों का हित वाली सोच रखी गई है और गरीब वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही व्यक्ति को निजी संपत्ति का रखने का अधिकार दिया गया है। तीसरी हम बात करते हैं, वह है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। तीसरी विशेषता जो हमारे संविधान भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य के में देखी जाती है, वो प्रस्तावना के रूप में क्या है? पंथ निरपेक्षता। इसमें बताया गया है कि भारत देश का या भारत राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। यहाँ पर लोगों को सभी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया गया है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है? समान है। राज्य का मतलब क्या होता है? हमेशा राष्ट्र होता है, राज्य का मतलब होता है सरकार। राज्य का मतलब किससे लिया जाता है? सरकार से लिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का अर्थ क्या होता है? तो राज्य का अर्थ होता है सरकार, और सरकार का मतलब राज्य मतलब सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है। यहाँ पर सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। चौथी बात करते हैं हम इसकी लोकतंत्र, अर्थात लोकतांत्रिक, लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ऐसा शासन जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो, अर्थात कार्यपालिका व व्यवस्थापिका द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, उसमें
जनता की क्या होती है, भागीदारी होती है, या जनता द्वारा वो निर्णय लिए जाते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम चार प्रकार से बात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसकी हम चार प्रकार की बात कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र चार प्रकार का होता है। एक तो होता है रेफरेंडम, रेफरेंडम इसको बोलते हैं परिपर्चा। दूसरा होता है प्लेबिसाइड, इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। तीसरा होता है राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल। और चौथा होता है पहल, अर्थात इनिशिएटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंडम की परिपर्चा की, जिसमें क्या हो, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होता है, अर्थात शासन के ऐसे निर्णय जो जनता द्वारा लिए जाते हैं, वो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अब रेफरेंडम में क्या होता है कि शासन के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो जनता की राय से लिए जाते हैं और उनको लागू करना बाध्य होता है। जनता से ली गई ऐसी राय जिसको लागू करना बाध्यकारी होता है वो आता है किसमें, रेफरेंडम परिपर्चा में। कि जनता से ली गई राय, जनता से ली गई राय या सुझाव, जनता से ली गई राय या सुझाव जिसको लागू करना क्या हो, बाध्यकारी हो। और ऐसा किसमें किया जाता है, विदेशी मामलों में। किसमें किया जाता है, विदेशी मामलों में। किसमें किया जाता है, विदेशी मामलों में। किसमें किया जाता है ऐसा, ज्यादातर विदेशी मामलों में। ऐसी राय जो जनता से ली जाए और उसको मानना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है वो होता है रेफरेंडम। और ऐसी राय या सुझाव जो जनता से ली जाती है लेकिन जिसको मानना बाध्यकारी नहीं होता है वह कहलाता है प्लेबिसाइड। ऐसा किसमें किया जाता है, घरेलू मामलों में किया जाता है। जनता से ली गई राय जिसको लागू करना बाध्यकारी ना हो, ऐसा किसमें किया जाता है, घरेलू मामलों में। ऐसी राय जो जनता से ली गई है और उसको लागू करना बाध्यकारी नहीं है वह कहलाता है जनमत संग्रह। ऐसा प्राय घरेलू मामलों में किया जाता है। और ऐसी राय जो जनता से ली गई है और जिसको लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है वो होता है रेफरेंडम परिपर्चा। और ऐसा विदेशी मामलों में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को कभी भी वापस बुला सकती है। निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कर सकती है जनता, निर्वाचित प्रतिनिधि को, निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना क्या कहलाता है, राइट टू रिकॉल कहलाता है, बुलाना। जनता द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुला लेना क्या कहलाता है, राइट टू रिकॉल। आपको पता होगा ये 12 में एक नगर पालिका में किया गया था। वहां पर राइट टू रिकॉल के तहत क्या किया था, नगर पालिका को भंग कर दिया गया था, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा दिया गया था। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाना राइट टू रिकॉल कहलाता है। इनिशिएटिव, पहल, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जनता से राय ली जाती है और जनता द्वारा निश्चित संख्या में उस राय को हस्ताक्षर कर दिया जाता है। जनता से ली गई ऐसी राय जिसको निश्चित संख्या में लोगों द्वारा समर्थन दे दिया जाता है तो उसको लागू करना सरकार के लिए
बाध्य होता है, उसको लागू करना सरकार के लिए बाध्य होता है। ये किस में की जाती है? एक देश है स्विट्जरलैंड, उसमें ये ऐसा किया जाता है। जनता द्वारा निश्चित संख्या में, जनता द्वारा निश्चित संख्या में समर्थन देने पर, जनता द्वारा निश्चित संख्या में समर्थन देने पर लागू करना। ऐसा कौन सा देश है? इसका उदाहरण स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है। उस देश में ये होता है, क्या होता है, इनिशिएटिव, पहल वाला चलता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो चार प्रकार का बात कर सकते हैं: रेफरेंडम, परिभाषा, प्लेबिसाइट, जनमंसक्र, राइट टू रिकॉल और इनिशिएटिव, पहल। रेफरेंडम में क्या होता है? जनता से ली गई राय जिसको लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। ऐसा प्राय विदेशी मामलों में किया जाता है। और प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह में क्या होता है? जनता से ली गई राय जिसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ऐसा प्राय विदेशी मामलों में किया जाता है। राइट टू रिकॉल, इसके तहत क्या किया जाता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को क्या कर सकती है? वापस बुला सकती है। इनिशिएटिव, यह स्विट्जरलैंड नामक देश में चलाया जाता है। और इसके तहत क्या किया जाता है? सम, यदि किसी बिल पर या किसी संशोधन पर या किसी राय पर या सुझाव पर जनता द्वारा निश्चित संख्या में समर्थन मिल जाता है तो उसको लागू किया जाता है, उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, अर्थात जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जैसे हमारे भारत देश में क्या है? भारत देश में क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जनता क्या करती है? अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसके हम चार प्रकार इसके भी देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कैसे देख सकते हैं? एक तो होती है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरा हम देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तीसरी है दोहरी कार्यपालिका। और चौथी है बहुल कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था किसमें है? भारत और ब्रिटेन में। भारत ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और एक किसका है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद दोहरी कार्यपालिका कहाँ अपनाई गई है? फ्रांस में। कहाँ पर अपनाई गई है? फ्रांस में। और बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड नामक देश में अपनाई गई है। अप्रत्यक्ष कार्यपालिका के हमने चार प्रकार देखे। संसदीय शासन व्यवस्था जो कहाँ अपनाई गई? भारत और ब्रिटेन में। दूसरा हमने देखा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये कहाँ अपनाई गई है? अमेरिका में। इसके बाद दोहरी कार्यपालिका कहाँ है? फ्रांस में। और बहु कार्यपालिका कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड नामक देश में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक और प्रकार हो सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक और प्रकार हो सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इस प्रकार भी बांटा जा सकता है। किस प्रकार बांटा सकता है? उसमें हम एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था।
और दूसरा है दूसरा है अर्ध परिसंघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था और अर्ध परिसंघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि पूरा कहाँ से चलता है शासन? केंद्र से। इसमें शासन कहाँ से चलता है? केंद्र से। शक्तियाँ कहाँ केंद्र होती है? केंद्र से होती है। और इसमें राज्य को क्या दी जाती है? राज्य को स्वायत्तता दी जाती है। किसमें? अर्ध परिसंघीय शासन व्यवस्था में राज्य को स्वायत्तता दी जाती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र को शक्ति होती है, केंद्र शक्तिशाली होता है, और अर्ध परिसंघीय शासन व्यवस्था में राज्य को स्वायत्तता दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में क्या अपनाया गया है। तो भारत में आप लिख सकते हो नोट, भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा संसदीय शासन व्यवस्था के तहत अर्ध परिसंघीय अर्ध परिसंघीय ढांचे को अपनाया गया है। तो भारत में बात करें तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और यहाँ पर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदीय है। और उसके तहत अर्ध परिसंघीय ढांचे को अपनाया गया है, अर्थात राज्य को स्वायत्तता दी गई है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था के तहत अर्ध परिसंघीय ढांचे को अपनाया गया है। कौन से ढांचे को? संसदीय शासन व्यवस्था के तहत अर्ध परिसंघीय ढांचे को अपनाया गया है। तो आज हमने बात की प्रस्तावना की, और यहाँ पर हमने बात की प्रस्तावना में कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है और कौन कौन से हमने यहाँ पढ़े कि 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, संविधान की आलोचना भी करते हैं, कि वो बोलते हैं कि संविधान की जो आलोचना करते हैं प्रस्तावना में, तो वो बोलते हैं कि प्रस्तावना मौलिक नहीं है। क्योंकि जो प्रस्तावना मौलिक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रस्तावना का पहला शब्द ही हम भारत के लोग कहाँ से ले गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बाकी प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? बाकी प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरी आलोचना इस प्रकार करते हैं कि यहाँ पे जो समाजवाद शब्द है, उस शब्द की क्या स्पष्ट व्याख्या नहीं है। कि भारत में कहा गया है कि हम क्या करेंगे, सभी लोगों को संसाधनों का समान वितरण करेंगे, लेकिन अधिकतर जो संसाधनों का वितरण है वो क्या है? एक पक्ष के पास ज्यादा है, दूसरे पक्ष के पास नहीं है। और 1991 से भारत लगातार क्या अपना रहा है? उदारीकरण की प्रक्रिया अपना रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा इसमें आलोचना की गई कि पंथ निरपेक्षता का जो शब्द लिया गया है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है, ये भी अधूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भारत का तो कोई धर्म नहीं है, और उस धर्म के आधार पर यहाँ पे क्या करते हैं, सभी लोग अलग अलग समुदाय के निवास करते हैं, लेकिन उस धर्म की भी यहाँ पे क्या नहीं कही है, स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो संविधान सभा पढ़ी, संविधान सभा के अलावा जो हमने संविधान निर्माण पढ़ा, जो हमने संविधान के स्रोत पढ़े, हम उन सबके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? जो संविधान सभा है, दूसरा संविधान का जो निर्माण हुआ, तीसरा जो हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत थे, हम उन सब के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चनों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि जो हमारे ऑप्शन है, हम उन ऑप्शनों पर भी क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर के अंदर ही क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन छुपा होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चनों की रचना करेंगे, ताकि आपको क्या हुआ हो, जो हमने पढ़ा है ना
संविधान सभा, संविधान का निर्माण, संविधान के प्रमुख स्रोत, इनका एक बार वापस किया हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।